और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट पे अब हम रुख कर लेते हैं हमारे आज की बड़ी खबर का। जैसा हमने आपको पहले बताया कि कश्मीर विलय को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखते हुए कांग्रेस से ये 5 गलतियां जो नेहरू की थी उनको सामने रखते हुए ये अपेक्षा की है कि कुछ इसके ऊपर स्पष्टीकरण मिलेगा। दरअसल जो 5 गलतियां नेहरू ने की वो कश्मीर विलय की पूरी प्रक्रिया को इस तरीके से सामने लेकर आती है, इन कटु तथ्यों को, जिससे कश्मीर का इतिहास ही बदल गया है। जो समस्याएं कश्मीर विलय के समय, जब कश्मीर विलय की प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं आगे लाया गया, उसकी वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हुई उनका खामियाजा देश ने भुगता। सबसे पहले आपके सामने हम कश्मीर विलय का जो पूरा घटनाक्रम है वो रखना चाहेंगे कि किस तरीके से भ्रांतियां, कटु तथ्यों को सामने रखा गया। तथ्य नहीं, भ्रम फैलाए गए कि ये एक संकेत दिया गया सबको कि शायद कश्मीर के राजा हरि सिंह खुद ही नहीं विलय चाहते थे या उन्होंने विलय में देरी की। लेकिन तथ्य क्या है, घटनाओं के जरिए आपके सामने रखते हैं और शुरुआत करते हैं जुलाई 1947 से। 1947, ये जुलाई 1947 जब विलय के लिए राजा हरि सिंह की नेहरू से अपील की गई थी और नेहरू ने इस अपील को स्वीकार नहीं किया, इस पे एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा पॉपुलर अप्रूवल का इंतजार है। इसके बाद की तारीख पे अगर हम आते हैं तो हम पाते हैं कि 27 सितंबर 1947 को नेहरू ने सरदार पटेल को खुफिया सूचना के आधार पर यह कहा था, यह खत लिखा था, जानकारी दी थी कि आगामी महीनों में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर हमले की आशंका है। और ऐसे में उन्होंने इस बात को भी इसमें डाला कि राजा हरि सिंह खुद, उनके पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं है कि वो इसका सामना कर सके पाकिस्तान का, लेकिन शेख अब्दुल्ला को जन समर्थन है, इसका उन्होंने दावा किया। आगे बढ़ते हैं, 22 अक्टूबर 1947 ये वो तारीख है जब कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था। महाराजा हरि सिंह ने इस बार भी जैसे ही हमला हुआ उन्होंने फिर से विलय की अपील की, लेकिन नेहरू ने तब भी मंजूरी नहीं दी। उसके आगे बढ़े तो हमले के एक दिन बाद नेहरू ने जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री MC महाजन को पत्र लिखा और इसमें भी उन्होंने यही लिखा कि इस समय विलय की घोषणा सही नहीं है। मैंने आपको अस्थायी सरकार के गठन का सुझाव दिया था। शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं, उनको सरकार बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो एक बार फिर शेख अब्दुल्ला का नाम सामने आता है। इसके आगे बढ़े तो 25-26 अक्टूबर 1947 पाकिस्तानी सेना ने गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर भी कब्जा कर लिया। श्रीनगर का रुख कर रहे थे वो। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर एक पक्षीय ही हस्ताक्षर कर दिए, यूनिलैटरली साइन कर दिया, लेकिन नेहरू तब भी डवाडोल ही रहे। उसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को जाकर भारत ने विलय पत्र स्वीकार किया और भारतीय सेनाएं जम्मू कश्मीर पहुंची। नेहरू ने 24 जुलाई 1952 को लोकसभा में तमाम तथ्यों को सामने रखा। उन्होंने तब यह भी कहा, जो आपके सामने हम रखना चाहेंगे शब्दों के माध्यम से, उन्होंने ये कहा कि मुझे याद है 27 अक्टूबर ही था जब सारा दिन बैठक के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचे कि सारे खतरों के बावजूद इस अपील को, यानी विलय की अपील को ना नहीं कह सकते। तब जाकर विलय को मंजूरी दी गई। लेकिन ये जो देरी विलय को की गई, जुलाई में जो होना चाहिए था उसको 22 अक्टूबर को भी जब हमला हुआ नहीं किया गया, करते करते 27 अक्टूबर को जाकर किया गया, ये बहुत बड़ी गलती थी। ऐसे में नेहरू की कौन सी फिर 5 गलतियां हुई, यानी नेहरू ने जो देरी की उससे क्या कुछ 5 गलतियां निकलकर सामने आई। पहली गलती, महाराजा हरि सिंह की अपील के बावजूद जम्मू कश्मीर के भारत के साथ विलय में देरी की गई। दूसरी गलती, जम्मू कश्मीर के भारत के साथ विलय को प्रोविजनल करार दिया गया। 26 अक्टूबर 1947 को नेहरू ने MC महाजन को खत भी लिखा और इस खत में क्या लिखा कि भारत सरकार विलय को अस्थायी प्रोविजनल रूप में स्वीकार करेगी, इसे प्रदेश के लोगों की इच्छानुसार अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। दरअसल इस विलय को प्रोविजनल करार देने से ही यह सोच पनप गई कि यह विलय पूर्ण नहीं था, जबकि यह विलय पूरी तरह से उसी तरीके से हुआ जैसे तमाम अन्य राज्यों का विलय भारत के साथ हुआ था। तीसरी गलती, 1 जनवरी 1948 देश के अंदरूनी मसले को लेकर नेहरू पहुंच गए संयुक्त राष्ट्र, और यही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भी उन्होंने अनुच्छेद 35 के तहत यह मुद्दा उठाया। और जो अनुच्छेद 35 है वो विवादित भूमि से संबंधित अनुच्छेद है,
जबकि होना क्या चाहिए था, अनुच्छेद 51 के तहत मुद्दा उठाना चाहिए था। पहले तो जाना ही नहीं चाहिए था संयुक्त राष्ट्र, गए तो अनुच्छेद 51 उठाते, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे को उजागर किया जाने के लिए यह अनुच्छेद सही साबित होता। आगे बढ़ते हैं। चौथी गलती, नेहरू ने इस भ्रांति को पनपने दिया कि भारत जनमत संग्रह से पीछे हट रहा है, जबकि पाकिस्तान ने ही कब्जे वाले क्षेत्रों से पीछे हटने की जो शर्त थी वो नहीं मानी थी और उस शर्त के पूरा हुए बिना जनमत संग्रह की बात ही नहीं उठती थी। आगे बढ़ते हैं तो पांचवी गलती, अनुच्छेद 370 लागू करना। अनुच्छेद 370 का दरअसल कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि हर दूसरी रियासत की ही तरह जम्मू कश्मीर के लिए भी समान विलय पत्र पर ही हस्ताक्षर किए गए थे और इसमें कुछ भी विशेष नहीं था जिसका कारण देते हुए 370 लागू किया गया। एक और आपके सामने तथ्य रखते हैं। 17 अक्टूबर 1949 को संयुक्त प्रांत के मुस्लिम प्रतिनिधि मौलाना हसरत मोहानी ने संविधान सभा की बहस में विशेष रूप से नेहरू से पूछा था कि आप इस शासक के बारे में यह भेदभाव क्यों करते हैं। दरअसल जो तमाम इस तरीके के बयान, तमाम बैठकों के जो मिनट्स, डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, उनके माध्यम से इस जो विलय हुआ है, जो कश्मीर का विलय हुआ और जो गलतियां नेहरू ने की गई, उनकी गंभीरता सामने आती है, जिनको हम आगे चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखेंगे, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष बीजेपी का आरोप, नेहरू की 5 गलतियां। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता की और वो प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा की इन 5 गलतियों को सामने रखा। और ये नहीं 5 गलतियों को हमने अभी आपके सामने भी रखा, लेकिन ये मात्र 5 गलतियां जिनका एक बड़ी तस्वीर आपके सामने हमने रखी, लेकिन इससे जुड़े जो क्या गहन चिंतन के विषय हैं उन पर भी आइए करते हैं चर्चा। और इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए जुड़ गए हैं आशीष सूद, जो भाजपा प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर मक्खनलाल, जो इतिहासकार हैं। और हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव भी जुड़े हैं स्टूडियो से। हमारे सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, शुरुआत आपसे करती हूं। जाहिर है कि जो ये 5 गलतियां हैं, इनके बारे में बात करते हुए तथ्यों को भी रखा गया सामने। दरअसल जो बातें लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, उन्हीं के का उदाहरण देते हुए इन तथ्यों को सामने रखा गया है। लेकिन आज हमने दिन भर देखा कि कांग्रेस की ओर से जैसे प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए, बहुत सीमित प्रतिक्रियाएं आ रही थी, जिसमें यही कहा गया कि भाई इतिहास में तो सब कुछ सबके सामने है। क्या आप मानते हैं कि जो चुप्पी कांग्रेस की तरफ से नजर आ रही है, क्या कहीं आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये गलतियां हुई, तो अब इस पर कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देगी? बड़ा आश्चर्य है और बड़ा अपने आप में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे कश्मीर के इशू को, जब आज कश्मीरी पंडित पलायन होने को मजबूर हैं इस सरकार में, पहले भी और अब भी, आज एक नया विवाद इतिहास को और वो भी गलत तथ्यों के साथ स्थापित करने का प्रयास है। मेरे पास एक लेटर है और ये लेटर है महाराजा हरि सिंह का, लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखते हैं वो, और ये पत्र का तारीख है 26 अक्टूबर 1947। आपके जो है कैमरामैन जरूर इसको दिखाएंगे। ये 26 अक्टूबर 1947 का लेटर है। और ये लेटर किसने, ये लेटर जो है उनके बुक से है, सरदार पटेल जी का जो पत्र है, सेलेक्टेड लेटर्स सरदार पटेल जी का, बी शंकर जो उनके सेक्रेटरी है, उन्होंने लिखा है। ये 26 अक्टूबर, पुनः मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, 26 अक्टूबर 1947 का ये पत्र, जिस पत्र में स्पष्ट ये लाइन मैंने कोट की है और ये पब्लिक डोमेन में है, जहां स्पष्ट तौर पे लिखा जा रहा है कि मैं चाहता था, मतलब हरि सिंह लिखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को 26 अक्टूबर 1947 को, जिसकी पुष्टि बी शंकर सेक्रेटरी हैं सरदार पटेल जी के, उन्होंने की है, सरदार पटेल जी के जो सिलेक्टेड लेटर्स हैं उसमें, कि सरदार हरि सिंह चाहते हैं कि कश्मीर जो हो वो यथा स्थिति बनी रहे, भारत में भी नहीं और पाकिस्तान में भी नहीं, कि एक ऐसा करार करे भारत और पाकिस्तान जिसमें दोनों कश्मीर को स्टेटस को के स्टेटस में रखे। लेकिन कश्मीर से वो करार, कश्मीर ने पाकिस्तान से वो करार कर लिया, भारत ने उसको नहीं स्वीकारा, और नहीं स्वीकारने के वजह इस लेटर में स्पष्ट है। जब पाकिस्तान यथा स्थिति को स्वीकारने के बाद जब उस पर आक्रमण करता है कबायली भेष में, तब जाकर के ये 26 अक्टूबर की लेटर 27 को जो ये आ रहा है, इस लेटर के माध्यम से
स्पष्ट तौर पे डिमांड की जाती है हरि सिंह जी के द्वारा कि हमारे राज्य की सुरक्षा की जाए। अब वो कौन सा लेटर है, जरा वो लेटर हमें जरूर आपके मीडिया के माध्यम से यहां आना चाहिए, भाजपा के माध्यम से, कि 26 तारीख जो अक्टूबर का लेटर जो महाराजा उस समय अपनी मंशा जता रहे हैं कि हम जो है चाहते थे कि यह स्टेटस को रहे और हम पूर्ण तौर पे स्वतंत्र रहे। आज 2 महीने पहले का लेटर वो कौन सा दिखाया जा रहा है, अपने आप में आश्चर्यजनक है। और ये लेटर मेरा नहीं है, हरि सिंह का लेटर, ये सरदार पटेल साहब के सेक्रेटरी लिख रहे हैं। दूसरा लेटर, उसी में एक और लेटर आता है 27 तारीख को माउंटबेटन का लेटर भी मेरे पास है, जो उसी सेलेक्टेड बंच में है। और उसमें स्पष्ट माउंटबेटन कहते हैं कि यदि ये आपने विलय स्वीकारा है, स्वीकारने के साथ अब ये राज्य जो है जो एसेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर आपने साइन कर दिया, अब ये सुरक्षा का दायित्व तो मेरा है। लेकिन इसके साथ चूंकि ये राजा का ये पहला लेटर जो है उसमें स्पष्ट प्रजा की चर्चा होती है और उसी शर्तों पर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है, तो निश्चित तौर पे उस शर्तों का सम्मान करना ये मजबूरी सरकार की हमारी उस समय की थी। और उस समय जो कश्मीर की परिस्थिति थी सबको पता है। आज जो कश्मीर की पंडितों की कश्मीरी पंडिती को परिस्थिति है वो भी सबको पता है। मुद्दों को भटकाया नहीं जाए और डाइवर्ट न किया जाए। झूठा इतिहास गढ़ने का प्रयास जो कर रही है भाजपा, जो नेहरू जी पर प्रश्न लगा करके पूरी स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रश्न लगाना चाहती है, ये अपने आप में डॉक्टर उपाध्याय, आपने अपनी बात विस्तार से रखी, राष्ट्रद्रोह कर रही है। जी, आपने अपनी बात विस्तार से रखी। हमारे पास इतिहासकार भी जुड़े हुए हैं, हम भी तथ्य खंगालने की कोशिश करेंगे कि वाकई सच्चाई क्या है। लेकिन आपने जो ये बात कही कि ये जो प्रोविजनल, क्योंकि राजा हरि सिंह ने तो एक्सेशन लेटर पर साइन किए थे, सब तमाम अन्य लोगों की तरह ही साइन किए थे, उनकी तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं थी। प्रोविजनल तो नेहरू की सोच के कारण हुआ। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्योंकि प्रोविजनल एक्सेशन ये पहल नेहरू के द्वारा की गई और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचना ये पहल भी नेहरू ने की गई। क्या आप इसको गलती नहीं मानते? ये लेटर मैं नहीं लिख रहा हूं और ये लेटर पब्लिक डोमेन में है, ये मेरा लेटर नहीं है। सरदार पटेल के सेक्रेटरी वी शंकर के द्वारा जो सिलेक्टेड लेटर्स हैं, जो उस समय के आदान प्रदान हुए हैं, उनके द्वारा आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस मसले को, अंदरूनी मसले को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाना, क्या आप मानते हैं कि ये कांग्रेस की गलती थी? क्योंकि ये एक अंदरूनी मसला था, इसको वहां तक पहुंचाना ही नहीं चाहिए था। राजा हरि सिंह ने एक सेशन को साइन किया, ये भारत सरकार और राजा के बीच की डील थी ना, तो इसको आप संयुक्त राष्ट्र तक लेकर गए और आपने इसमें एक तरीके से पाकिस्तान को लोकस दे दिया, तो क्या ये गलती नहीं थी नेहरू की? नहीं, दो चीजें हैं। जो जनमत संग्रह की बात है, सुन लीजिए 10 सेकंड। हाँ, मैं उनके बात आप मुझे पहले सुनने दीजिए। तो मैं सरदार पटेल जी के किस सचिव की बात करें, जरा नाम बताइए दोबारा। बी शंकर सेक्रेटरी थे, बी शंकर सेक्रेटरी सरदार पटेल जी के थे। सेलेक्टेड लेटर्स उनके हैं। ये लेटर का 27, हाँ सुनिए ना 27, क्या पूरा नाम बताइए। और सेक्रेटरी यानी तो भारत सरकार के सचिव थे। अरे भाई बी शंकर, ये बाद में आप प्रश्न करिएगा, आप पढ़िए, आप प्रश्न उनका देने दीजिए उत्तर मुझे। दूसरी बात, जो आपने कहा कि ये भारत के आंतरिक मामले थे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कश्मीर भारत का होगा, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ किसी व्यक्ति ने जुड़वाया था तो नेहरू ने जुड़वाया था। कबायलियों को देश से जितना बाहर भगाया जा सकता था भगाया था, तो नेहरू की ही सरकार थी, पटेल जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि ये रेफरेंडम की बात है, क्या ये रेफरेंडम जूनागढ़ में नहीं हुआ था? क्या ये रेफरेंडम हैदराबाद में नहीं हुआ था? क्या ये रेफरेंडम बाकी राज्यों के जनता ने नहीं किया था? यदि नहीं किया था तो बात अलग है। चलिए, आप अपनी बात रखिए। जी, आप इतिहास के पन्नों को खंगाल रहे हैं डॉक्टर उपाध्याय। ऐसे में मैं इतिहासकार मक्खनलाल जी को भी बीच में लाना चाहूंगी। मक्खनलाल जी, आप क्या कहेंगे ये तमाम तथ्यों को जो सामने रखा जा रहा है, एक चिट्ठी के माध्यम से उन तथ्यों को नकारा जा रहा है जो बीजेपी ने रखे हैं। ऐसे में, क्योंकि राजनीतिक दल अपनी एक सोच के हिसाब से बात कर सकते हैं, लेकिन इतिहासकार के लिए सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। 26 अक्टूबर को ही वी शंकर के लेटर की बात कर रहे हैं। कश्मीर के बारे में सरदार पटेल के जो 13 वॉल्यूम है कलेक्टेड लेटर, उसमें वॉल्यूम पहला आप जरा देख लीजिए,
वॉल्यूम 1 डील्स विद द कश्मीर, और ये एक्सेशन लेटर का सिग्नेचर है माउंटबेटन और राजा हरि सिंह का। कहीं इसमें कोई चेंज नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेटर एग्जैक्टली वही है जो बाकी स्टेट ने साइन किए, 562 स्टेट ने साइन किए, नंबर 1। नंबर 2, जो 26 लेटर बात हो रही है उसका रिकॉर्ड कम से कम मैंने कहीं नहीं पाया। सरदार पटेल की पूरी करिस्पॉन्डेंस, जवाहरलाल नेहरू की पूरी करिस्पॉन्डेंस, वी शंकर की करिस्पॉन्डेंस, इवन मेनन की करिस्पॉन्डेंस है, मेनन की सारी किताबें आई हैव सीन थ्रू। एक चीज आपको समझना होगा, प्रॉब्लम की शुरुआत 1947 26 अक्टूबर से नहीं होती। प्रॉब्लम की शुरुआत समझने के लिए, प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको 1946 में जाना पड़ेगा। 1946 में जब शेख अब्दुल्ला ने क्विट कश्मीर, क्विट इंडिया के तर्ज पे क्विट कश्मीर का नारा लगाया, आंदोलन चलाया महाराजा के खिलाफ, और पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को कंधे पे बिठा के महाराजा के साथ जो खतो किताबत की, वो पढ़ के आप इस वॉल्यूम में दंग रह जाएंगी। अच्छी बात है कि नो एडिटिंग, नथिंग, जो जिसने लिखा है सब जो का त्यों छपा है, और वॉल्यूम 1 है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि बार बार हरि सिंह सरदार पटेल को लिखते हैं कि नेहरू इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय कश्मीर एंड द वे ही इज इंसल्टिंग मी पब्लिकली इन एंड आउट, इट्स बिकमिंग एवरी डे वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और होते होते जब 22 अक्टूबर को काबायलियों के बीच में सेना घुस आती है, तो ये ध्यान रखिएगा, पंडित नेहरू वॉज इन्फॉर्म्ड बाय औचिन लेक, who was the joint chief of army staff for Pakistan and India. Pandit Nehru being Prime Minister of India, Auchin Lake informed that Pak army in the garb of Kabalis are going to attack Kashmir. So he had information. Right in mid-September, he did not inform this to Sardar Patel. No proper information was passed on. और continuously वो ये कहते थे नेहरू कि कश्मीर का विलय हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आप हरि सिंह को आप राज्य छोड़ दें, फारूक अब्दुल्ला को दे दें। और इस बात की चिट्ठी मौजूद है सरदार पटेल के नाम भी और माउंटबेटन के नाम भी। ये जो तमाशे चले 26 अक्टूबर को, ये ध्यान रखिएगा, इट वाज नॉट साइंड ज्वाइंटली, महाराजा हरि सिंह साइंड इट ज्वाइंटली ऑन द परसुएशन ऑफ सरदार पटेल। लीव इट ऑन मी, सरदार पटेल ने लिखा, इट्स ऑन द रिकॉर्ड, लीव इट ऑन मी, आई विल टेक केयर, डोंट वरी, जस्ट साइन। उन्होंने जब भेजा है, मिनट्स हैं, कैबिनेट कमेटी के मिनट्स हैं, मिनट्स में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अब क्या कर सकते हैं, जो होना है होने दीजिए, ये मिनट्स हैं। जी बिल्कुल। तो यानी प्रोफेसर साहब जो ये बड़ा एक मिनट और ममता जी, what can we do? Leave Kashmir as its own. Sardar Patel in that meeting he says, I am going to airlift the entire army. 26 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन शामिल हुआ साइन हुआ है, 27 को भारत की सेना काफी संख्या में चली गई। उन्होंने पाकिस्तानियों को खदेड़ना, एक मिनट और लूंगा, खदेड़ना शुरू किया। तब उसके बाद इस युद्ध के दौरान लॉर्ड इसमें और माउंटबेटन दोनों लोग जाते हैं लाहौर, पाकिस्तान में जिन्ना और सब लियाकत अली वगैरह से बात होती है, लौट के आते हैं, वो प्रपोज करते हैं, ड्राफ्ट बनाया कि क्या ज्वाइंट कम्युनिके होगा, गो टू यूएनओ। लेकिन एक खास बात है, जरा एम्बेरेसिंग होगी किसी के लिए, मेरे इतिहासकार के लिए नहीं है, पामेला माउंटबेटन जो बेटी थी उनकी, उसने जो बायोग्राफी लिखी अपनी माँ की और बाप की, उसमें एक बात लिखती है, माउंटबेटन आते हैं घर लाहौर से और एडविना माउंटबेटन से कहते हैं कि जरा जवाहरलाल को फोन करो। क्यों? जवाहरलाल को कहो कि वो यूएनओ जाने के लिए कम्युनिकेशन दे दें। तो जानते हैं क्या होता है, इट इज ऑल रिकॉर्डेड इन दैट बायोग्राफी ऑफ पमेला। एडविना कहती है कि वाई ही विल एक्सेप्ट, माउंटबेटन कहते हैं कि अगर मैं फोन करूंगा तो मेरी बात जवाहरलाल नेहरू नहीं मानेंगे, लेकिन अगर तुम करोगी वो निश्चित मानेंगे। तो यानी ये राजनीतिक, क्या राजनीति पीछे चल रही थी, ये सब स्पष्ट हो चुका है। थोड़ा वक्त कम है, मेरे को अन्य मेहमानों को भी लेना है, लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर है, हमारे साथ प्रखर भी जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी। प्रखर, हम ये मान सकते हैं कि ये जो एक बड़ा सवाल पूछा जाता रहा है कि आखिर क्यों नेहरू ने विलय में देरी की, नेहरू चाहते क्या थे? तो ये बात स्पष्ट है कि राजा हरि सिंह से कहीं ना कहीं नाराजगी थी, उनकी निजी रंजिश थी, उनकी शेख अब्दुल्ला के साथ उनकी दोस्ती, तमाम इन्हीं कारणों के कारण उन्होंने देरी कर दी विलय को, जिसका खामियाजा देश ने भुगता है।
आप एक तरह से कह सकते हैं कि नेहरू और हरि सिंह की जो दुश्मनी थी उसके बीच में शेख अब्दुल्ला के साथ जो नेहरू की दोस्ती थी वो बहुत प्रगाढ़ दोस्ती थी, और इसी की वजह से जो है ये पूरा विवाद की अगर हमको जड़ समझना है तो हमको 1939 में जाना पड़ेगा, जब नेहरू और शेख अब्दुल्ला के संबंध जो बड़े प्रगाढ़ हो जाते हैं। और इसके बाद ये जब 1946 में कश्मीर छोड़ो आंदोलन जब शेख अब्दुल्ला शुरू करते हैं राजा हरि सिंह के खिलाफ, तो राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था, और नेहरू तब तक नेहरू को जो कांग्रेस कार्य समिति अपना अध्यक्ष चुन चुकी थी, और जुलाई में उन्हें पदभार ग्रहण करना था कांग्रेस अध्यक्ष का आधिकारिक तौर पर, और नेहरू किसी की बात नहीं सुनते हैं और आवेश और तेज में आकर वो श्रीनगर चले जाते हैं शेख अब्दुल्ला के बचाव के लिए, शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, और राजा हरि सिंह यहां पर नेहरू को गिरफ्तार कर लेते हैं। और नेहरू ने जो उस वक्त किया था उसकी आलोचना करने वालों में मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद नेहरू के काफी करीबी थे, उन्होंने एक बहुत ही मशहूर पुस्तक लिखी है इंडिया मीन्स फ्रीडम। माउंटबेटन ने भी इसकी बहुत आलोचना की। बिल्कुल, सारी कांग्रेस कार्य समिति ने आलोचना करी, और मौलाना आजाद ने इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखा है कि जवाहर का यह कदम जो था वो उस समय गैर जरूरी था, उन्हें यह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त देश के सामने अन्य बड़ी समस्याएं थी, उस छोटी समस्या को लेकर उन्हें इस तरह का आवेश नहीं दिखाना चाहिए था। और ना सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आजाद, बल्कि जिस सरदार पटेल करस्पॉन्डेंस का जो जिक्र हो रहा है उसके अंदर भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि 11 जुलाई 1946 को सरदार पटेल ने द्वारका प्रसाद मिश्र, जिन्हें डीपी मिश्र के नाम से जाना जाता है, उन्हें एक पत्र में लिखा, और उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि जवाहर का जो व्यवहार था कश्मीर को लेकर वो ठीक नहीं था। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि जवाहर का यह व्यवहार इलॉजिकल था। तो सरदार पटेल और मौलाना आजाद दोनों ने यह बात मानी कि शेख अब्दुल्ला के पक्ष में जाकर जो आवेश दिखाया था 1946 में नेहरू ने, वो गलत था। और ये इस घटना का इसलिए यहां पे उल्लेख जरूरी है क्योंकि यहां से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात तो ये कि शेख अब्दुल्ला नेहरू के कितने करीबी रहे होंगे कि जब देश आजादी के मुहाने पे खड़ा था, इतने बड़े बड़े मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए थी, तब वो शेख अब्दुल्ला के पक्ष में श्रीनगर चले गए। और दूसरी बात यहां से ये साफ होती है कि राजा हरि सिंह और नेहरू के बीच में इससे अविश्वास पनप गया था उसी वक्त, और ये हमें कालांतर में देखने को मिलता है जब विलय का प्रश्न जब सामने आता है, तो ये दो फैक्टर उस जगह पर काम करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ तक जो पत्रों में डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जब जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री यहाँ तक कह के उठ रहे थे बैठक से कि मैं जिन्ना के पास जाता हूं अगर आप मेरे से विलय नहीं करने को तैयार हैं, लेकिन तब पटेल ने रोका और कहा कि नहीं, भारतीय सेना पहुंचेगी जम्मू कश्मीर और आपको बचाएगी। लेकिन यहाँ से आशीष जी, क्योंकि भाजपा ने आज ये तमाम तथ्यों को सामने रखा, हमने देखा किसी कानून मंत्री ने एक बड़ा आलेख लिखा और इन तथ्यों को 5 गलतियों को सामने रखा, फिर आज आपकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इतिहास में बहुत सारे ऐसे पन्ने हैं जो इन बड़ी बड़ी गलतियों को सामने ला सकते हैं। भाजपा इन गलतियों को इस वक्त सामने रखकर क्या हासिल करना चाहती है? देखिए, आपका प्रश्न का जवाब देने से पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय ने जिस पत्र को दिखाया था और बाद में यहां उपस्थित प्रोफेसर मक्खनलाल जी ने भी टिप्पणी की, देखिए 2 किताबें हैं वीपी मेनन जी की, ये 2 किताबें हैं। इन 2 किताबों में पूरी एक्सेशन के संबंध में वीपी मेनन जी ने बहुत डिटेल में लिखा है, और जो पत्र ये दिखा रहे हैं और प्रोफेसर मक्खनलाल जी ने भी बताया, ये पत्र कहीं भी नहीं है। ये और सब्सटैंशिएट करता है इस बात को कि कांग्रेस किस प्रकार से अपनी पुरानी गलतियों से पढ़ा लिखा कीजिए, कम से कम पढ़ लिख के लीजिए। ये दूसरे पर प्रश्न लगाने से पहले पढ़िए लिखिए। अरे आशीष जी, जो आपने दिखाया गया, जो प्रोफेसर मक्खनलाल जी ने जिस पत्र की बात की, उन्होंने इस पत्र के आधार पर डॉक्टर साहब ऐसे अभी आपके सामने प्रोफेसर साहब ने भी बताया, और ये किताब उन ऑथेंटिक किताबों में से है वीपी मेनन जी की, जिस किताब में जो तथ्य लिखे हैं आप अपने सवाल का जवाब चाहूंगी, क्योंकि इतिहास में चर्चा करने लगेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। इतिहास को गलत ढंग से क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं आप? गलत ढंग से नहीं, चलाने के लिए इतिहास में सबसे इसलिए ये करना जरूरी है। डॉक्टर साहब देखिए, मैं इनके बीच में बोला नहीं था। इतिहास को तो मेरे ख्याल से आशीष जी और डॉक्टर उपाध्याय मैं चाहूंगी कि मक्खनलाल जी अपनी बात को सामने रखें। मेरा एक निवेदन है प्रोफेसर साहब, एक सेकंड, मेरा विषय पूरा होने दीजिए। प्रोफेसर साहब चलिए, आप अपनी बात रखिए। जी आशीष जी, अपनी बात रखिए।
देखिए अजय जी ने जिस प्रकार से बीच में इंटरप्शन की, ये खुद ही इनकी छटपटाहट को दिखाता है। नहीं, कोई आप इस छटपटाहट बात नहीं, देश देख रहा है। देखिए आप अगर इस प्रकार देश से देख बोलते रहा है। आशीष जी, आप उन्हें देख बोलने रहा है। दीजिए, अपनी बात कहने पूरा दीजिए देश उन्हें। देख रहा है। जी नहीं, बताइए। नहीं, बोल क्या रहे हैं, तो कमेंट ना करें, अपनी बात बोल वक्त सकते थोड़ा हैं। कम है, आशीष जी आप अपनी बात रखें। आप अजय जी बेकार उन्हें में बोलने समय मत दीजिए। खराब करिए। आप लोगों ने इस देश को खराब करने का काम किया है, और जो आपका पूरे मूल प्रश्न देश था देश के कि नैरेटिव को आज चेंज क्यों, कर रहे हैं, पूरा आज देश क्यों जान रहा नहीं, है। झूठ जो का समय प्रपंच जो आएगा, आप पैदा कर रहे हैं, पूरा देश आज धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार क्या से हुआ? कश्मीर की डेवलपमेंट हो हुआ रही क्या? है और क्या उसको डेवलपमेंट डिरेल करा करने दिया? का काम सबसे ज्यादा कांग्रेस कर रही है, तो देश की जनता सबसे ज्यादा को, आतंकवादी देश घटना के हो युवाओं रही को यह पता चलना चाहिए कि पूरा सेंस ऑफ देश देख रहा है। एंटाइटलमेंट के साथ इस तरीके से कि ये देश तो हमारी निजी जागीर है, हम जिसको चाहेंगे कुर्सी पे बिठाएंगे, इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ 75 साल तथ्य तक पर बात नहीं जैसे करेंगे देश आप। चलाया तथ्य गया पर है, बात नहीं है। उस- अभी उस इनका प्रकार नैरेटिव है से गाली देना का। अपने दोस्त को तथ्य सत्ता पर नहीं देने आ रहे के हैं, लिए क्योंकि ये देश को 26 अक्टूबर का देखिए लेकर अजय इनके उपाध्याय सारे जी, नैरेटिव को आप सुनिए, आप चलिए इन्होंने एक जूनागढ़ मिनट, के बारे में आशीष जी जूनागढ़ बकवास की, आशीष जी आपने अपनी जूनागढ़ बात के बारे सामने में रखी, नरगढ़ बकवास की, स्पष्ट है। हैदराबाद जी, के जी। बारे में विकास कर बकवास दिया और की, बकवास में अब लगे। हैदराबाद आशीष जी जूनागढ़ और के अजय बकवास जी, कर रहे हैं। राजनेताओं को भी अपने तथ्यों एक को लेकर रहे हैं गहराई कि से अध्ययन सच्चाई करके के बात को साथ रखने की जरूरत है, लेकिन ये बात सही है कि जो गलतियां इतिहास में हुई हैं, अंत में देश को ही उनका खामियाजा कश्मीर भुगतना में पड़ा ये है। दिक्कत हुई। देश हित में ही कश्मीर कांग्रेस- राजनेता निर्णय ले, ये इसका कश्मीर सबक भी है। कांग्रेस के नेता सरदार पटेल वक्त ने इतना अपने ही है, हाथ अपने में सभी रखा। मेहमानों का यहाँ मैं जूनागढ़, धन्यवाद देना हैदराबाद चाहूंगी। में। आशीष जी, वक्त खत्म हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पे वक्त चला एक ब्रेक का, आप देखते रहे न्यूज़ 9।